अश्विनी, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पैसे का लेन देन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा तरीका सेफ होता है जिससे अगर पैसे आप लेन देन कर भी लो और फिर आपको पैसे आपको रिटर्न मिल जाए। आमतौर पर क्या होता है कि पैसे का लेन देन हर आदमी जरूरत पड़ जाती है, आप किसी अपने यार से, दोस्त से, मित्र से मांग लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई हमारा मित्र आता है या फिर अपना कोई रिश्तेदार, कोई भाई आता है, तो हम उसको मना नहीं कर पाते और देखते हैं इसको ज़रूरत है। लेकिन जब पैसे जब लौटाने की बारी आती है तो फिर वो आके दिखाने लगता है। हम उसको बार बार फ़ोन करते हैं कि भैया मेरा पैसा लौटा दे, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। ये आजकल आम बातें हो रही हैं। तो ऐसे मौके पर अगर आपने पैसा लेन देन करना भी है, अगर आप पैसे किसी को देना चाहते हो, अपने भाई को, दोस्त को किसी को पैसे देना चाहते हो, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ही आपको ज़रूरी है कि जब वो कोई पैसे का लेन देन करना कोई आदमी आए तो उससे ये कहो कि मुझे अपना एक चेक दे दे, कितने अमाउंट का चेक देना है, और उस पर सारी बात लिखवा ले, तो कितने अमाउंट का चेक है उसके साइन करवा लें। अगर आप उसके साइन ना करवा लें चेक के ऊपर और अमाउंट ना भरे या आप अपने हाथों से अमाउंट भरें, तो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई जजमेंट्स में ये कहा है कि अगर चेक जारी करने वाला चेक पर साइन भी कर देता है तो उस समय जो जिसके हक में चेक दिया है उसको पूरा हक है, यानी उसको पूरा अधिकार है उस चेक का अमाउंट भरने का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चेक का अमाउंट उसी से भरवाते हैं, या वो चेक का अमाउंट नहीं होता तो वो भरता नहीं, तो हम सोचते हैं कि मेरा चेक खराब हो गया, भैया अमाउंट उसने भरा नहीं। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ से भी चेक का अमाउंट भर सकते हो। हाँ, साइन उसके होने चाहिए। अगर आपके साइन उसके नहीं है तो वो चेक की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लीगली वैल्यू होगी। उससे उसका चेक ले लीजिए और दूसरे नंबर पर चेक लेने के बाद उससे ये लिखवा लीजिए कितने समय के लिए पैसे चाहिए। वो कहता है मेरे को 1 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, तो चेक को डेट ना डालें, क्योंकि आज के जो चेक आते हैं वो बैंक में 3 महीने की चेक होती है। अगर आपने डेट डाल दी तो 3 महीने बाद वो चेक जो है वो एक्सपायर हो जाए, फिर आप उसको बैंक में लगा नहीं सकते। तो ऐसे मौके पर हम क्या करना है, उस पर डेट नहीं डालेंगे और बाकी उसे साइन वगैरह अमाउंट वगैरह आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर अमाउंट भी उसके हाथों से भरवा लें आप तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि कोर्ट में कल को ये नहीं कहेगा कि मेरा चेक चोरी हो गया। ऐसे कई बार जो चेक जारी करने वाला बाद में कोर्ट में ये कह देते हैं कि मैं तो चेक चोरी हो गया था जी, मेरे घर पर आने जाना था, ये चेक उठा लिया, मिसयूज़ कर लिया। और आप उससे उसी हाथों से चेक भरवा लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ दूसरे नंबर पर क्या करना है आपने, दूसरे नंबर ये करना है कि उससे एक एफिडेविट ले ले, हो सकता है तो उसके हाथ से लिखवाई में लिखवा लें, उसमें ये लिखवाएं कि ऐसे ऐसे मुझे मैं फलाना मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मैं इनके पास आया हूँ और मैं इनसे इतने पैसे ले रहा हूँ और इतने समय के लिए ले रहा हूँ। साथ में डेट भी डालनी है और ये डालना है कि मैं इतने समय के लिए पैसे ले रहा हूँ और इसके एवज में अपनी लीगल लाइबिलिटी के तहत उसमें ये भी लिखवाना कि अपनी लीगल लाइबिलिटी के तहत मैं एक चेक जारी कर रहा हूँ जो 3 महीने बाद ये लगा लें या 1 महीने बाद ये लगा लेंगे, तो चेक जो बैंक में लगा देंगे तो इनका पैसा क्लियर हो जाएगा। ये लिखवा लेना है। हो सके तो उस एफिडेविट के ऊपर या उस लिखित के ऊपर, या तो एफिडेविट आप टाइप से करवाएं, टाइप से नहीं करवाएं तो उससे खुद से हाथों से लिखवा लें तो उसका और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और साथ में एक गवाह रखें। इसमें एक तीसरे नंबर पॉइंट ये है कि गवाह रखें। गवाह अगर आप रखोगे, और गवाह भी कैसा है, कॉमन फ्रेंड हो, जैसे वो आपको भी जानता हो और जो लेनदार है उसको भी जानता हो। तो ऐसा कोई गवाह रखेंगे तो जब आप पैसे देने से इनकार कर देगा, हम न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो हम उसको गवाह को बुला सकते हैं ताकि वो गवाह ये कह दे हाँ जी इसने पैसे मांगे थे और इतने समय के लिए मांगे और ये चेक इसने मेरे सामने दिया था। तो इससे का काफ़ी असर पड़ता है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो जब चेक के पैसा आपको नहीं, आप चेक लगाओगे, आप उससे पूछोगे भैया तेरे पैसे दे, तेने पैसे लेन देन किया था, तो वो आप चेक दे दिया उसने, तो चेक जब आप लगाओगे बैंक में, फिर चेक वो डिसऑनर हो जाता है। किस कारण होता है, मेनली रीज़न ये होता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इनसफिशिएंट बैलेंस के अनुसार हो जाता है। या कई बार चालाक जो आदमी होते हैं वो चेक को साइन कर देते हैं, अलग प्रकार साइन कर दिए, यानी साइन डिफर हो गए, तो भी वो चेक बाउंस की श्रेणी में ही आता है। कई बार चालाक आदमी ऐसे होते हैं कि चेक इशू कर दिया और जाके बैंक में इतला कर देते कि ऐसे से ये जो पेमेंट है इस चेक की पेमेंट स्टॉप कर दीजिए, तो भी वो चेक बाउंस या 138 NI एक्ट के तहत ही आता है और हम उसके तहत न्यायालय में जाके सीधे तौर के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें हम बैंक को गवाह बना सकते हैं, लेकिन बैंक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही पुलिस से कंप्लेंट करने की जरूरत होती है। आप सीधे जाइए किसी वकील के थ्रू जाके, पहले लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। जब भी कोई आपका चेक बाउंस होता है तो पहले आप उससे बात करें। बात करने पर उसे पूछें कि भैया आपका जो चेक दिया था आपने वो चेक बाउंस हो गया है, तो वो अगर वो कहता है भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए तो उससे कहो कि समय चाहिए तो ठीक है, तो उसके बाद उसके एक नया चेक ले लीजिए। अगर आपने उसमें डेट डाल दी है तो, अगर आपने उसमें डेट नहीं डाली है चेक में तो नया चेक लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपने उस लिखित लिखवाई थी उस लिखित को एक और लिखित ले और उसमें लिखवाया जाए उससे कि ऐसे मैंने इस डेट को इतने पैसे लिए थे, इसकी लिखित ये है। और
अब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, और मैं अभी 1 महीने का या 2 महीने का जो भी टाइम है वो टाइम मैं चाहता हूँ, और मैं इतने दिन बाद चेक दे दूँगा। वो उसको मैंने वो चेक दिया था, और उसका चेक का नंबर वगैरह सारा लिखवाएं उसके अंदर। कई बार चेक आपका चेक दे देते हैं लेकिन उसको चेक का नंबर नहीं होता, तो वो न्यायालय के अंदर ही डिफेंस लेते हैं कि मेरे तो इसमें चेक का नंबर ही नहीं, कौन चेक दिया। तो चेक का अगर नंबर भी आप लिखवा लेंगे तो काफ़ी आपके फ़ायदे में रहेगा, और आपको केसेस में काफ़ी चांसेस होते हैं। जब वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप उससे बात करें, और मैं तो ये कहूँगा कि जब उसका चेक बाउंस हो जाए, जब आप पेमेंट की बात करें तो उस घर पे जाएं, और उसी मित्र को जिसके सामने पैसे का लेन देन हुआ था उसको साथ लेके जाएं, और साथ लेने के बाद उससे कहें कि भैया आपके पैसे नहीं दिए, आपने इतना टाइम समय मांगा था नहीं दिया। तो उसके बाद जब वो लिखित हो तो उसी मित्र के दोबारा फिर साइन करवाए, हो सके तो एक गवाह और बना ले, तो इससे और आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो बेईमान आदमी होता है वो कभी भी कर सकता है। उसके बाद फिर आप न्यायालय का सहारा लेंगे, उससे एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा। लीगल नोटिस भेजने के तरीके क्या होते हैं कि जैसे आपका चेक बाउंस हो गया, बैंक ने आपको मैसेज दे दिया कि आपका जो चेक था वो चेक बाउंस हो गया है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, उसमें बैंक एक मेमो जारी करता है। वो मेमो आप ले लें, उस मेमो को डेट होती है, उस डेट के 30 दिन के भीतर आपको चेक बाउंस होने का नोटिस उस आदमी को देना होगा उसके एड्रेस के ऊपर। 30 दिन के अंदर आपने उसको नोटिस भेजना है, और 30 दिन के अंदर नोटिस भेजने के बाद उसको 15 दिन का समय दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे आपने मेरा लेन देन दिया, उसको आप पूरी कहानी बताओगे आपकी कि किस दिन आपको लेन देन हुआ था, और किस लेन देन होने के बाद जब आप आए थे तो क्या आपने चेक दिया था, चेक का नंबर वगैरह किस डेट को लिए थे, किसके सामने लिए थे, ये सारी बातें उस चेक बाउंस के नोटिस में होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ऐसा जब नोटिस भेजे तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर या किसी एडवोकेट जिसने 138 के काफ़ी मैटर किए हैं उसकी हेल्प लें, उसके थ्रू ही आप वो भिजवाएँ। उसके बाद उसको लीगल नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें, ऑर्डिनरी डाक से ना भेजें कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद फिर आप उसकी जो रजिस्ट्री की जो रिसिप्ट मिलती है उसका संभाल रखें, और 30 दिन के अंदर आपने नोटिस भेजना, और 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के समय के बाद फिर आप उसके बाद जब वो पैसे देने में समर्थ होता है तो फिर आप उसके बाद आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जाके फिर उसको न्यायालय में आप पूरी कंप्लेंट डालेंगे। उसके जब कंप्लेंट डालेंगे, कंप्लेंट लिखी जाएगी, कंप्लेंट में पूरा डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने के लिए हमें एक वकील की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसने 138 का मैटर किए होंगे, उसको सारी बात बतानी होगी। और जब हम कंप्लेंट डालते हैं तो उसमें जो चेक आपका बाउंस है वो चेक रिसिप्ट जो आपने लीगल नोटिस भेजा था वो लीगल नोटिस की कॉपी एक कॉपी अपने पास रखनी होती है, आपको एक उसको भेजनी होती है, तो उसको लीगल नोटिस की कॉपी, ताकि न्यायालय को हम ये बता सकें कि हमने नोटिस भेजा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कई मैटर्स में ये कहा है कि चेक बाउंस के मैटर में पहले नोटिस भेजो। अगर नोटिस भेजने से आपका सॉर्ट आउट हो जाता है यानी आपकी पेमेंट मिल जाती है तो कोर्ट में जाकर केस डालने की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट मिल गई है। तो रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट संभाले रखें, और रिसिप्ट वगैरह जब आप कंप्लेंट करें तो वो रिसिप्ट कंप्लेंट के साथ लगाएं। उसके बाद चेक बाउंस के समय जो बैंक का मेमो इशू करता है वो मेमो भी साथ में लगाएं, और कोई गवाह जो है गवाह को भी विटनेस लिस्ट में डाल लें। और हो सकता है मैं तो ये कहूँगा कि बैंक के गवाह जो बैंक का जो जिस बैंक का आपको खाता है उसका भी एक विटनेस बनाएं, और जिस बैंक से उसने चेक इशू किया था उसका भी एक गवाह बनाएं, और फिर उसके बाद न्यायालय में जाए। न्यायालय फिर आपकी कार्रवाई सुनेगा, और फिर आपकी गवाही होने के बाद फिर उसको एक्यूज को यानी उस आदमी जिसने आप चेक आपको दिया था उसके नोटिस देगा। बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।